सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य। नाउ चुंबकत्व मतलब अगर मेरे पास कोई पदार्थ है और उसका चुंबकत्व मतलब कोई पदार्थ है और उसको अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो चुंबकित हो जाता है, यानी कि वो एक प्रकार से चुंबक बन जाता है। तो अपन चुंबक और ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक बनाया जा सकता है, द्रव्य का मतलब पदार्थ, तो उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। नाउ सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी अपन किसी छड़ चुंबक को, छड़ चुंबक इस तरह की छड़ चुंबक होती है जिसमें एक नॉर्थ पोल हो एक साउथ पोल हो, तो किसी भी छड़ चुंबक को जैसे ही अपन लटकाते हैं, धागे से बांध के लटका दिया मैंने, तो उसका जो उत्तरी ध्रुव है ना वो अपने आप ऐसे चल के उत्तर दिशा की तरफ चला जाता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि उत्तर दिशा के अंदर इस तरह से एक मैग्नेट सेट है जिसके उत्तर दिशा के अंदर इसका दक्षिणी ध्रुव है और जो दक्षिण दिशा है उसमें इसका उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर ही एक मैग्नेट रखी हुई है इस तरह से। नाउ ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी के अंदर ही मैग्नेट है? देखो, चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया से उत्पन्न हुआ, यानी वहां पे कोई एक द्वीप था जहाँ पे सबसे पहले चुंबक को डिफाइन किया गया कि इस तरह का एक अपने पास पत्थर होता है जो कि मेटल लोहे को अट्रैक्ट करता है, कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, उसको अपन ने मैग्नेट बोला। तो मैग्नीशिया से मैग्नेट नाम डेवलप हुआ है। अब होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे अयस्क होते हैं, उन अयस्क को अपन बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। इन अयस्क को अपन प्योरीफाई करके मैग्नेट बनाते हैं, या फिर ये मैग्नेट ही होते हैं, यानी ये लोहे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये पहले से ही मौजूद है अपनी पृथ्वी के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से सेट होते हैं अंदर मैग्नेटाइट, ये पत्थर, जिसकी वजह से साउथ पोल हमारे उत्तर दिशा की तरफ होता है और इसका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा के अंदर होता है। इसीलिए अपन जब भी किसी बार मैग्नेट को, छड़ चुंबक को अपन लटकाते हैं तो ये घूमकर इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर दिशा की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा के अंदर साउथ पोल है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए अपन मान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर इस तरह से एक चुंबक रखी हुई है जिसका एस मतलब दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा की तरफ है और एन यानी उत्तरी ध्रुव वो दक्षिण दिशा के अंदर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अपने पास अब आती है छड़ चुंबक तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। जैसे मेरे पास एक आवेश है तो इसके पास में जैसे ही परीक्षण धनावेश लाऊंगा तो ये इस तरफ मूव करेगा, अगर यहाँ पे लाऊंगा तो इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो रेखाएं इन्हीं को बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो एकांक परीक्षण या एकल परीक्षण धनावेश पर जैसे ही बल लगता है तो उसके पथ को, उसके रास्ते को अपन क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैसे ही यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बनाने के लिए अपन एकल ध्रुव लाते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं ना। यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई एक बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे ही मैं इस उत्तरी ध्रुव के पास में एक एकल ध्रुव लाता हूँ, एकल ध्रुव मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल ला रहा हूँ, कि मेरे पास चुंबक है उसको तोड़ के नॉर्थ पोल बना दिया। ऐसे तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन ने माना है। तो ये इस तरह से जाएगा और इधर आके चिपक जाएगा क्योंकि साउथ पोल से भी अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही इसको यहाँ पे रख दूँ तो पहले तो ये आगे जाएगा, फिर ऐसे आकर इस तरह से चिपक जाएगा ना। अगर यहाँ पे रख दूँ तो ऐसे जाएगा आगे। तो इसके पथ को अपन क्या बोल देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल देते हैं। यानी एकल उत्तरी ध्रुव के पथ को ही क्या बोल देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल देते हैं। नाउ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है अंदर की तरफ इस तरह से जाती है, एस से एन की तरफ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। और नाउ ये देख सकते हो डायग्राम, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ बनती है मैग्नेट के। नाउ अगर मैं दो चुंबक को पास पास लाऊं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो यहाँ पर सीधी रेखाएं नहीं बनती है, यहाँ पे सीधी रेखाएं नहीं बनती है, इस तरह से थोड़ी कर्व्ड होती है। तो एग्जाम में अगर डायग्राम पूछे कि इन दोनों में से कौन सा राइट है, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। ओके, नाउ
नाउ आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ा है, एज इट इज वैसे ही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकलती है, एस की तरफ जाती है, ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ एन से निकलती है, एस की तरफ जाती है, और चुंबक के अंदर अंदर एस से निकलती है और एन की तरफ जाती है। तीसरा देखो ध्यान से देखते हैं, तो एन से निकलती है, एस की तरफ जाती है, और एस से वापस एन की तरफ, तो ये एक बंद लूप बना देती है, जो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में नहीं है। और दोनों में यही एक मेजर डिफरेंस है कि ये जो चुंबक क्षेत्र रेखा है ये बंद लूप बनाती है, बंद लूप बनाती है। इससे अगला जो गुण अपन ने लिखा था फर्स्ट चैप्टर में, वो लिखा था जहाँ पर रेखाएं पास पास होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, और जहाँ पे दूर दूर होता है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम होता है। वैसे ही यहाँ पर लिखना है कि जहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, और जहाँ पर दूर दूर होती है वहाँ पर कम होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट अपने लिखा था उसके अंदर कि जैसे ही अपन किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचे, तो ये हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताती थी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर बताई कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये दिशा बताएगी किसकी, बी की दिशा बताती है। एंड सिक्स्थ, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि अगर काटेगी तो यहाँ पर एक साथ, अगर ये मान लो काट ली, यहाँ कट कर गई चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो यहाँ पर दो दिशाएं बना सकते हैं अपन, एक स्पर्श रेखा इस तरफ खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा इस तरफ खींच सकते हैं। तो दो दिशाएं एक ही बिंदु पर संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेगी नहीं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो टॉपिक आता है वो है फर्स्ट चैप्टर को रिलेट करना इस फिफ्थ चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर को किस तरह से अपन रिलेट कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि वहां पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था पी, जिसको अपन ने बोला था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी जगह अपन पढ़ेंगे यहाँ पर एम, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मेन बात यह है कि जहाँ अपन ने फर्स्ट चैप्टर की स्टडी की थी वहाँ पे जितने भी डेरिवेशन किए थे तो उनके जो फॉर्मूले निकल के आए वो फॉर्मूला का अपन यहाँ पे सीधा यूज लेंगे, यानी यहाँ पर डिराइव नहीं करेंगे। उन फॉर्मूला की जगह जहाँ जहाँ पी होगा वहाँ वहाँ लिख देंगे एम, और जहाँ जहाँ ई होगा यानी विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ वहाँ लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र बी, उसकी जगह बी पुट कर देंगे। अब जहाँ पे के होगा नियतांक वहाँ पे रखेंगे μ0/4π। जहाँ पर टो है, तो क्या है विद्युत क्षेत्र के अंदर बल आघूर्ण किसी भी आवेश पर, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बल आघूर्ण हो जाएगा एम बी साइन थीटा। कैसे, यहाँ पे देखो पी है, पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम लिख दिया, और ई की जगह क्या लिख दिया, बी, तो एम बी साइन थीटा हो गया। वैसे ही अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें ये होता है माइनस पी कोस थीटा, तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस एम बी कोस थीटा। नाउ अक्षीय स्थिति के ऊपर अपन ने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के ऊपर अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला था ई, तो इतना आया था। अब चुंबक है, चुंबक के अक्ष के ऊपर निकालना है तो कैसे आएगा, देखो चुंबक है ये एन है, ये एस है, अगर यहाँ से आर दूरी के ऊपर मेरे को इस बिंदु पी पर चाहिए तो इतना आएगा, टू का एज इट इज रख दिया टू को, और के की जगह अपन ने लिखा μ0/4π, ये रहा μ0/4π, और पी की जगह लिख दिया अपन ने एम, अपोन में आर क्यूब था, ये अपोन में आर क्यूब लगा दिया एज इट इज। नाउ निरक्ष पर भी वहां पे निकाला था तो आया था केपी अपॉन आर क्यूब, तो के की जगह लिखेंगे μ0/4π, पी की जगह लिखेंगे एम, अपोन में आर क्यूब, तो ये निरक्ष पर आ गया। अब मेजर जो डिफरेंस आता है वो ये है फर्स्ट चैप्टर और इस फिफ्थ चैप्टर के अंदर, कि वहां पर अपन सिंगल आवेश यूज कर सकते थे कि प्लस अलग होता है माइनस अलग होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पर मैग्नेट के अंदर कॉम्बो होता है। कॉम्बो मीन्स दोनों एक साथ होते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब अलग नहीं किया जा सकता इसलिए बहुत सारे फॉर्मूले अपन यूज नहीं करेंगे, अपन बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व हो तब। ये काल्पनिक बात अपन मान रहे हैं कि यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व हो तो उस एकल ध्रुव को मैं मानता हूँ क्यू एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, माइनस क्यू एम साउथ को और प्लस क्यू एम अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं नॉर्थ पोल को।
ठीक है, जैसे वहां पे प्लस माइनस होता था, यहाँ भी अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और बीच की जो लंबाई है वो 12 ले ली। अब इसी को जो QM है इसको बोलते हैं ध्रुव प्राबल्यता या ध्रुव प्राबल्य, यानी यहाँ पर जो साउथ पोल है, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, उसका कितना पावर है, कितनी क्षमता है, ठीक है, वो ध्रुव प्राबल्य होगा QM। इसको जहां पर अपना फर्स्ट चैप्टर था वहां पे Q आवेश है, उसकी जगह अपन लेंगे QM। नाउ विद्युत द्विध्रुव है, जैसे P Q इंटू 2N होता है, तो अपन चुंबकीय द्विध्रुव भी निकाल सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव Q की जगह क्या रखना है, QM रखना है, तो QM रख दिया, इंटू में 2L, इंटू में 2L। एक बात और, ये जो QM है ध्रुव प्राबल्यता, ये जो QM है ये धारा अल्पांश होता है आइडियल, क्योंकि धारा अल्पांश के कारण ही चुंबक बनती है। अपन ने फोर्थ चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि एक धारा अल्पांश है, ये आइडियल और इसके कारण थीटा कोण पर r दूरी के ऊपर जो dB आता है वो आता है μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। तो इसके कारण आया है आइडियल के कारण, इसलिए ये जो QM होता है वो आइडियल होता है। इसलिए अगर कभी भी ध्रुव प्राबल्य की तुम्हें मात्रक वगैरह लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ये एम्पियर है, इनटू में ये मीटर, एम्पियर इनटू मीटर। अगर यहाँ पे पुट करेंगे एम्पियर इनटू मीटर, इनटू में एल है यानी ये भी मीटर, तो अपने पास एम का फॉर्मूला आएगा एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। और यही एम का फॉर्मूला होता है, एम बोले तो चुंबकीय द्विध्रुव, एम का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, यहाँ लिख देता हूँ, एम का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने NIA, तो इसका मात्रक भी यही होगा, एन ये तो पैरों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो कंफ्यूजन ना करें अपने आप को, बस अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होगा तब ये सा होगा सिर्फ। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपने पास छड़ चुंबक का धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। तो छड़ चुंबक जो होती है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, वैसे ही जब भी अपन परिनालिका के अंदर ऊपर जो वायर लपेटे हुए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब वो वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करती है जैसा कि छड़ चुंबक करती है। देखो कैसे, अपन ने फोर्थ चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि इस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो इधर से इधर क्या बनेगा, इधर से इधर अपने पास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इधर से इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अगर इस पूरे को अपन चुंबक माने और ये बाहर इस तरह से जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ऐसे जाती है बाहर, तो अपन को पता है किसी भी छड़ चुंबक के अंदर ये एन है, ये एस है, इस तरह से बाहर जाती है, इस तरह से अंदर आती है, तो इधर से इधर आ रही है अंदर, इसका मतलब ये है एस, ये है एस, इसका साउथ पोल, और ये इसका एन यानी नॉर्थ पोल। इस तरह से ये दो पोल बन जाते हैं। तो देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ और बाहर एन से एस की तरफ जा रही है, तो ये एक तरह से क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। तो इसका एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ पोल बन जाता है। ये कैसे पता चलेगा, ये चलेगा अपन को इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देखते हैं, तो एक जो सिरा है इस परिनालिका का वो एन यानी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार प्रदर्शित करेगा, एक साउथ पोल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ये लिखना है थ्योरी में। नाउ अब आ जाते हैं यहाँ पर बी का फॉर्मूला अपन को सीधा याद रखना है, और अगर ये पूछ ले कि किस तरह से ये व्यवहार प्रदर्शित करती है दोनों सेम, तो अपन को बी का फॉर्मूला भी वहाँ पर लिख के आना है, और साथ में जो भी मैंने अभी समझाया वो सब पूरी थ्योरी लिख के आनी है। अपन ने ये देखा अभी इससे r दूरी के ऊपर अगर कोई बिंदु P है तो यहाँ पर B कितना होगा, अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, ये रहा, वहाँ पे आया था अपने पास 2 kPr³ अक्षीय का, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 μ0/4 m अपॉन r³, 2 μ0/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 μ0/4 m अपॉन r³। ये सीधा फॉर्मूला पुट करके आना है क्योंकि अपनी बुक के अंदर डेरिवेशन है नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या किया था वही यहाँ पर वापस से करेंगे। वहाँ पे अपन ने कार्य निकाला था, और कार्य का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर घूर्णन गति हो रही है तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है dw में निकालता हूँ कि dw इक्वल टू होगा टो इंटू डी थीटा। डी थीटा घुमाने के अंदर dw अगर कार्य किया गया हो तो टो अपने को पता होना चाहिए।
तो अपन को निकालना है। तो यहाँ से कैसे देखेंगे, देखो अभी अपन ने तो भी देखा था, बल अकाउंट कितना लगता है, वहां पे लगता था पी साइन थीटा, यहाँ पे पी की जगह एम रख दो, ई की जगह बी रख दो, साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा, तो लगेगा एम बी साइन थीटा। नाउ यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू टो की, तो होता है एम बी साइन थीटा, यहीं लिख देता हूँ मैं एम बी साइन थीटा। ये एम स्मॉल लिखना भाई, क्योंकि कैपिटल एम से अपन कुछ और भी पढ़ेंगे आगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया मेरे पास एम बी, ये साइन थीटा और ये डी थीटा। अब अपन को समाकलन करना पड़ेगा ताकि पूरा कार्य आ जाए। कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं वो लिमिट लगानी पड़ेगी, और यही किया गया कार्य किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। नाउ इधर भी समाकलन कर देता हूँ 0 से W, और इधर भी समाकलन कर देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। अब ध्यान से देखना, पहले था 90 पे, अगर यहाँ से थीटा लूँ मैं, पहला था ये चुंबक 90 पे, फिर ऐसा घूम गया, मतलब फिर आ गया थीटा पर, तो 90 से घुमा है कहाँ, कितने तक, थीटा तक, 90 से थीटा तक घूम गया। नाउ डी डब्ल्यू का हो जाएगा W, लिमिट पुट कर दो 0 से W इक्वल टू, यहाँ पर एम बी को कॉन्स्टेंट है, ये 92 थीटा, अब करेंगे अपन साइन थीटा का, और साइन थीटा का समाकलन अगर करें तो आता है माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस कोस थीटा माइनस ए कोस थीटा, और लिमिट लगा देता हूँ 92 थीटा, और ये आ गया एम और पी इक्वल टू, यहाँ अपर लिमिट लगाओ W माइनस 0, लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट हुई, तो W इक्वल टू मेरे पास आ गया ये एम बी, और माइनस से तो मैं माइनस बार कॉमन ले लेता हूँ, एम बी और माइनस कॉमन ले लिया, कोस थीटा ये 90 और ये थीटा। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ उसमें, लिमिट जैसे ही मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, सबसे पहले आएगा कोस थीटा, अपर लिमिट ये कोस थीटा माइनस लोअर लिमिट यानी कोस 90, ये कोस 90। नाउ आगे देखते हैं फर्दर, मेरे पास आया W इक्वल टू माइनस एम बी ये कोस थीटा। नाउ माइनस में अब कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो मेरे पास W निकल के आया माइनस एम बी कोस थीटा। नाउ यही किया गया कार्य अपन लिखेंगे, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, एंड अपने पास स्थितिज ऊर्जा निकल के आती है U इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, और अपन ने सीधा भी देखा था कि यही फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि कंप्लीट डेरिवेशन अपन ने किया था चैप्टर नंबर 1 में। नाउ आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक आता है अपने पास वो आता है चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम। तो कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर ये, उसकी डिटो कॉपी करनी है। नाउ फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, और तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। सो विद्युत फ्लक्स क्या पढ़ा, विद्युत फ्लक्स में क्या पढ़ा था कि फाई जो ई होता है वो होता है ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, ये होता है मेरे पास डी फाई ई, और फिर समाकलन करके अपन ने फाई ई का मान निकाला। तो उसमें जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत, ये जैसे पृष्ठ है तो उसका डी एस इधर होगा पृष्ठ की दिशा, तो पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अगर ई इधर हो ये थीटा हो तो अपने पास ये आएगा। तो डेफिनेशन ये थी कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसी को बोलते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, किसी भी पृष्ठ के, किसी भी पृष्ठ के, जैसे मान लो कि पृष्ठ ऐसा है, ये डी एस है इधर, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी इधर, दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या करती है अपन, उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। बल रेखा नहीं बोलनी है, आगे बताऊंगा क्यों नहीं बोली, ये थोड़ा सा रॉन्ग भी हो जाता है, इसलिए अपन क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सो फाई बी, डी फाई बी यहाँ से आएगा मेरे पास, बी ये डी एस ये कोस थीटा, बी डी एस कोस थीटा, और फाई बी जो अगर फाई बी निकालना है तो अपन सीधा लिख देंगे बी, और डी एस को एस लिख देंगे, या फिर ए एरिया वेक्टर लिख देंगे, और आगे लिख देंगे कोस थीटा। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। अगर मेरे को फाई बी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दूंगा, और डॉट हटेगा तो कोस आ जाएगा।
दूसरी बात, इसका मात्रक भी लिख देते हैं। इसका मात्रक होगा टेस्ला इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं वेबर, वेबर, या इसको क्या बोल देते हैं अपन, वेबर बोल देते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा। अब अपन पढ़ते हैं चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम। चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम पढ़ेंगे। तो गाउस का नियम अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये पढ़ा था कि जो फाई ई होता है वो होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से अगर कोई फ्लक्स गुजर रहा है ई डॉट डी एस, वो क्यू कुल उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है और एप्सिलॉन नॉट इसके अनुपात के इक्वल होता है। बट दूसरी बात, ये क्यू कुल अपन एप्सिलॉन नॉट जो निकला था वो यहाँ पर जो आवेश था वो एकल आवेश का अस्तित्व था, इसलिए यहाँ से जितने भी बाहर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी उसी को बोलते थे अपन फ्लक्स। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अपने पास चुंबक है और अपन को पता है चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मोनोपोल का मतलब एकल ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब इधर से जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी तो एन से एस की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर अगर अब मैं कोई एक बंद पृष्ठ लूँ, क्योंकि गाउस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए, जैसे मान लो मैंने ये बंद पृष्ठ ले लिया, तो इससे जितनी क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है उतनी वापस अंदर आ रही है। तो अपन ने वहाँ पे एक द्विध्रुव के कारण पढ़ा था कि फ्लक्स कितना होता है, द्विध्रुव के कारण फ्लक्स। जैसे ये बॉक्स है मेरे पास, अब इसके अंदर मेरे पास एक द्विध्रुव रखा हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो जितनी रेखाएं बाहर जा रही है उतनी अंदर आएगी, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू परिमाण में समान होता है, आवेश में विपरीत होता है, इसी को बोलते हैं अपन द्विध्रुव है। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं बाहर जाएगी उतनी अंदर आ जाएगी, तो फाई जो होगा वो यहाँ पे जीरो होगा, जो फ्लक्स का मान होगा वो जीरो होगा। वैसे यहाँ पर जितनी क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही है उतनी अंदर आ रही है, इसलिए यहाँ भी जो फाई बी का मान होगा वो होगा जीरो। इसका मतलब अपन ने बंद पृष्ठ का जो समाकलन है वो शून्य के बराबर कर देना है, इसी को बोलते हैं चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम। यानी किसी भी बंद पृष्ठ के लिए बी डी एस जो कोस थीटा होगा उसकी वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, कुल फ्लक्स का मान जो होगा वो जीरो होगा, इसी को बोलते हैं चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम। नाउ आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास आता है चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व हो। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि यहाँ पर जो अपन ने ये बताया था बी डी एस कोस थीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ पर दोनों पोल एक साथ है, मतलब मैग्नेट रखी है। अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो क्या होता? अगर मान लो एकल ध्रुव है मेरे पास, तो एकल ध्रुव है तो यहाँ पे मैं मान लो नॉर्थ पोल रख देता हूँ सिंगल, तो इससे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे। तो इसका मतलब कि जो फाई बी है, जो समाकलन है बी डॉट डी एस या बी डी एस कोस थीटा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो होगा कितना? अब वापस से वहाँ चलते हैं जहाँ पे अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि ई डी एस कोस थीटा या ई डी एस वेक्टर के अंदर लगा देंगे, सीधा लिख देंगे, कोस थीटा नहीं लिखेंगे। वो होता है क्यू कुल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है उसका ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्राबल्यता वो है क्यू एम है। तो इस क्यू की जगह अपन क्या पुट करेंगे? क्यू एम, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट करेंगे? तो अपन ने बोला था कि के की जगह मैं पुट कर दूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई पुट करेंगे, तो के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में ये 4 पाई, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं पुट कर सकता हूँ म्यू नॉट। यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं पुट कर सकता हूँ म्यू नॉट। ठीक, तो अपन क्या करना है, इक्वल टू हाँ बी डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? वहाँ पे क्यू कुल है, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ क्यू एम, ये क्यू एम, हाँ, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख देता हूँ म्यू नॉट, तो क्यू एम इंटू में म्यू नॉट। तो ये हो जाएगा अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होगा तो इस तरह से अपन चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम लिखेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट अपन कवर करेंगे
कुछ डेफिनेशंस है उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता h और चुंबकीय प्रवृत्ति जाई। सबसे पहले अपन चुंबकन को समझते हैं। एम क्या होता है? एम होता है स्मॉल एम अपॉन में वी, स्मॉल एम अपॉन में वी। ये जो चुंबकन है ये बताता है कि अगर मैं किसी भी बाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई पदार्थ रख दूं, मेरे पास ये पदार्थ है, तो इसके अंदर कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं, यानी कि ये चुंबक बन जाता है। और इसी को डिफाइन ये करता है चुंबकन कि ये कितना इसमें चुंबकित होने की प्रवृत्ति है। नाउ अपन को पता है ये जो स्मॉल एम होता है ये होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, और ये वी होता है आयतन, आयतन। तो इसके डेफिनेशन बनाएंगे कि एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को अपन बोलते हैं एम, यानी कि चुंबकन। तो किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? एम कहलाता है, यानी कि चुंबकन कहलाता है। ठीक, अब इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा? एम का फॉर्मूला अपन को पता है कि NiA होता है, NiA, एन नंबर ऑफ टन्स है, यानी फेरों की संख्या, कोई मात्रक नहीं होता। इसका एम्पियर इंटू यहाँ से एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन होता है मीटर क्यूब, यहाँ से घटेगा तो मेरे पास बचेगा एम्पियर अपॉन में मीटर। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर अपॉन में मीटर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता क्या होती है? जिसको अपन H से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय तीव्रता H, देखो जब भी अपन किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो परिनालिका के अंदर रखते हैं, परिनालिका के अंदर। ये मान लो कोई पदार्थ रखा हुआ है परिनालिका के अंदर। अब यहाँ पर यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस परिनालिका में ये चुंबकीय पदार्थ है इसके कारण भी है, और इसके अंदर जो निर्वात है, निर्वात, उस पर भी ये चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बी होता है म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट Ni। और ये जो H होता है, इस H का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू बी अपॉन में म्यू नॉट, बी अपॉन में म्यू नॉट। यानी कि जो H है इसकी डेफिनेशन यानी चुंबकीय तीव्रता की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी कि बाएं कारकों के अतिरिक्त, बाएं कारकों को हटा लेने पर, यानी इसको हटा देंगे और इस निर्वात को हटा देंगे, तो बाएं कारकों के अतिरिक्त उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं H। यानी बी के अंदर म्यू नॉट का डिवाइड दे देंगे। अगर डिवाइड देंगे तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं डिवाइड देता हूँ तो बी को लिखते हैं अपन म्यू नॉट Ni, एंड बी का डिवाइड दे देता हूँ मैं, सॉरी म्यू नॉट का डिवाइड देता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा N और I, तो H की वैल्यू आई मेरे पास Ni। ओके, और यहाँ से M का जो फॉर्मूला वो लिख लेते हैं अपन स्मॉल m अपॉन में V। नाउ चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जाई क्या होती है? इस M और H इसका जो रेशियो होता है, इसका अनुपात होता है, इसी को अपन बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, ये चुंबकीय प्रवृत्ति हमें ये बताती है कि अगर किसी भी पदार्थ को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो उसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण है वो कितना ज़्यादा आएगा, या किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुणों को बताती है कि ये अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देंगे तब उसके अंदर कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा या फिर कितना मजबूत उसमें चुंबकत्व आएगा, उसके बारे में बताता है। तो डेफिनेशन में लिखेंगे अपन M यानी कि चुंबकन, H यानी कि चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकन तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? चुंबकीय प्रवृत्ति जाइया काई कहते हैं। नाउ मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक, सबसे पहले इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा, देखो N जो है नंबर ऑफ टर्न्स होता है, वो भी पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या होती है, ये N अपॉन में L ये होता है। ठीक, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। नाउ इसका मात्रक अगर लिखें तो स्मॉल n की जगह मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा? ये, तो कैपिटल N अपॉन में L इंटू में I। तो इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा मेरे पास, n का कोई मात्रक नहीं होता, फेरों की संख्या है, ये हो जाएगा एम्पियर अपॉन में मीटर। और इसका जो मात्रक आया था, इसका भी मात्रक आया था अपने पास एम्पियर अपॉन में मीटर, ये एम्पियर अपॉन मीटर। नाउ इसका भी एम्पियर अपॉन मीटर, इसका भी एम्पियर अपॉन मीटर। तो यहाँ से दोनों
कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास ये एक मात्रकहीन राशि आएगी, मात्रकहीन, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो जाई या काई जो कि चुंबक की प्रवृत्ति होती है, ये मात्रकहीन राशि है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता। जैसे ही अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा एप्सिलॉन आर या फिर के, तो इसको बोला था अपन ने आपेक्षिक विद्युतशीलता, जो कि होती है एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एज इट इज ऐसा ही अपन म्यू आर का फॉर्मूला बनाएंगे कि म्यू आर जो होता है वो होता है म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट। और ये क्या है, ये चुंबकशीलता है म्यू, तो किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा म्यू नॉट निर्वात या वायु में चुंबकशीलता, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं अपन म्यू आर, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है। इसका मात्रक भी देखो, दोनों म्यू है, ये माध्यम में, ये निर्वात या वायु में, तो मात्रक दोनों का सेम होगा, तो ऐसे इसका भी ये एक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा एप्सिलॉन आर का। ओके, आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पे, वो फॉर्मूला अपन यहाँ से डिराइव कर लेते हैं। वो फॉर्मूला अपन को याद रखना है कि म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। देख लीजिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। नाउ सबसे पहले अपन करते हैं, एक बनाते हैं, ये परिनालिका है और इस परिनालिका के अंदर मैं एक पदार्थ रख देता हूँ, कोई मैंने ये पदार्थ रख दिया। अब इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे। इस परिनालिका में मैंने कोई पदार्थ रख दिया, अब इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र यानी बी टोटल या माध्यम का, तो बी अगर कुल मेरे को लेना है तो मेरे पास आएगा बी नोट, यानी जब ये पदार्थ नहीं था तब, प्लस बी एम, यानी इस पदार्थ का खुद का, तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो मेरे पास बी टोटल आ जाएगा यहाँ पर। यानी पदार्थ रख दिया, अब अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसमें अगर विद्युत धारा जाएगी तो इधर से निकलेगी, तो अंदर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। नाउ ये जो पदार्थ रखा है इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। अब चुंबकीय गुण आने के कारण ये भी एक चुंबक बन जाएगा इस पदार्थ, तो इस पदार्थ के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको लिखा अपन ने म्यू बी एम से। और जब ये पदार्थ नहीं था, सिर्फ परिनालिका थी, तब ये था बी नोट, तो इन दोनों का जो टोटल एड होगा वो मेरे पास बी आ जाएगा टोटल। नाउ अब देखो, ये जो बी एम है ये एक पदार्थ का गुण है, इस पदार्थ के कारण आया है, तो ये जो बी एम है इसको मैं बोल दूंगा ये समानुपाती होगा एम का। एम मतलब चुंबकन, इस पदार्थ का कितना चुंबकन है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा, क्योंकि जितना अधिक एम होगा यानी उसका चुंबकन होगा, उतना ही अधिक वो बी प्रोड्यूस करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा, इसलिए समानुपाती लिख दिया। अब बी एम को इक्वल लिख देता हूँ मैं म्यू नोट एम के। ऐसे ही मैं करता हूँ इस बी नोट का, ये जो बी नोट है ये बाएं कारकों को अगर हटा दिया जाए, बाएं कारकों को हटा दिया जाए, ये देखो अगर बाएं कारकों को हटा दिया जाए तब मेरे पास जो चुंबकीय तीव्रता आती है वो आती है एच। बाएं कारकों को किस किस को, इस पदार्थ को हटा दिया जाए और यहाँ से निर्वात को भी हटा दिया जाए, तब मेरे पास आता है एच, तो उसको मैं समानुपाती मानूंगा कि ये जो बी नोट है वो समानुपाती होगा एच के। और ऐसे ही समानुपाती एक नियतांक लगा देता हूँ म्यू नोट एच। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैं पुट करता हूँ, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो, इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैं वापस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मेरे पास बी निकल के आएगा, वो आएगा बी नोट यानी कि म्यू नोट एच प्लस मेरे पास आएगा म्यू नोट एम, ये म्यू नोट ये एम। नाउ अब अपन को क्या करना है, एच का देना डिवाइड, क्योंकि इक्वेशन आनी है ये फॉर्मूला लाना है, तो एच का अगर डिवाइड दूंगा, क्योंकि इसके अंदर जाई है और जाई क्या होता है, जाई होता है एम और एच का रेशियो, इसलिए यहाँ एम और एच का रेशियो हो जाएगा, तो मैं उसकी जगह जाई या काई पुट कर सकता हूँ, इसलिए मैं डिवाइड दूंगा एच का। नाउ यहाँ से बी बाई एच हो जाएगा और इधर भी पूरे इक्वेशन में एच का डिवाइड दूंगा, तो म्यू नोट एच अपॉन में आ जाएगा एच प्लस यहाँ आएगा म्यू नोट एम अपॉन में आ जाएगा एच। नाउ यहाँ से तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एम अपॉन एच अपन को पता है जाई होती है, अभी अपन ने पीछे पढ़ा, ये देखो जाई होती है एम आई एच या काई होती है, इस काई को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नोट ये काई प्लस यहाँ पे आ जाएगा म्यू नोट और ये बन जाएगा बी अपॉन एच। नाउ अब देखो बी बाई एच क्या होता है, यहाँ पर अपन ने लिखा कि एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नोट होता है, तो इसी को अगर मैं ऐसा कर दूं कि म्यू नोट ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास आएगा बी बाई एच, तो बी बाई एच क्या होता है, म्यू नोट होता है।
तो बी बाई एच को लिखूंगा मैं यहाँ पे म्यू नॉट, चल जा, यस। यहाँ पे बी बाई एच यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ कि जो एच होता है वो होता है बी बाई म्यू नॉट। नाउ म्यू नॉट आ जाएगा मेरे पास बी बाई एच, तो बी बाई एच की जगह मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, इस यहाँ से मैं, एक मिनट, ये जो बी है वो पूरे टोटल का है, मतलब इसमें माध्यम शामिल है, तो ये बी माध्यम का है एम का। अगर बी माध्यम का होगा तो एच, अगर बी माध्यम का होगा एम, तो यहाँ पर जो म्यू नोट है वो भी किसका आएगा, माध्यम का आएगा, तो ये भी क्या आएगा, एम आएगा, ये भी आएगा एम, इसकी जगह आएगा एम, माध्यम, किसी भी माध्यम का। तो मेरे पास इस म्यू नोट की जगह मैं लिखूंगा म्यू एम। ओके, तो म्यू एम इक्वल्स टू, मेरे पास है इधर से म्यू नोट कॉमन ले लिया तो 1 प्लस म्यू नोट काई, और यहाँ से म्यू एम अपॉन में म्यू नोट इक्वल्स टू 1 प्लस, सॉरी म्यू नोट तो कॉमन आ गया तो 1 प्लस काई बचा, 1 प्लस काई, 1 प्लस काई, हाँ, म्यू एम अपॉन म्यू नोट, ये अपन ने अभी पढ़ा कि म्यू आर होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू आर होता है और 1 प्लस काई, इसलिए ये रिलेशन आ गया, ये अपन को सीधा याद रखना है। डेरिवेशन नहीं पूछता है क्योंकि 3 नंबर का चैप्टर है। सो ये फॉर्मूला याद रखना है, और कैसे आया वो तुम एक बार रिमाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ये आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने पास चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों के प्रकार। तो चुंबकत्व के आधार पर अलग अलग पदार्थ के प्रकार, अलग अलग टाइप्स के अपने पास द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं। जैसे लोहा, लोहा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। कुछ ऐसे पदार्थ है जो कि मैग्नेट से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर जाते हैं, उनको अलग रखा गया। कुछ ऐसे पदार्थ है जो कि थोड़े आकर्षित होते हैं चुंबक से, उनको अलग रखा गया। तो ऐसे ही 3 टाइप के हैं, एक तो है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, और तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नाउ अनुचुंबकीय जो पदार्थ है उनकी डेफिनेशन सॉरी लोह चुंबकीय पदार्थ पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले लोहा, यहाँ से लोहा है तो लोहा से तुम ये पता, ये थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो कि जो लोहा है वो प्रबल रूप से मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको अगर बाह्य चुंबक क्षेत्र में रख दे तो वो प्रबल रूप से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे कि यदि ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, इन पदार्थों को क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और इनका ये जो एग्जांपल ये याद रखना है, फेरस, कोबाल्ट और निकल, और साथ में गैडोलिनियम। एक बात याद रखनी है कि जो काई है ये एक से बहुत ज़्यादा होता है इसका। मैंने बताया कि जो काई है वो इस बात पर डिपेंड करती है या फिर ये बताती है कि कोई भी पदार्थ कितना चुंबकीय है, कितना चुंबकीय। तो लोहा बहुत ज़्यादा चुंबकीय पदार्थ है, तो वो लोहे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो काई की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये काई बहुत ज़्यादा होती है। नाउ अब देखो अनुचुंबकीय पदार्थ, ये तो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित, हाँ अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित, लेकिन आकर्षित होंगे, दुर्बल रूप से आकर्षित। ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो उनको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इनके एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, एसटी पेपर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तथा कॉपर क्लोराइड। ये क्या करते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अगर दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे हैं इसका मतलब इसमें जो काई की वैल्यू है, ये काई की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी। ये जो एप्सिलॉन है ये बताता है अल्प धनात्मक संख्या, यानी थोड़ी सी पॉजिटिव नंबर। तो 0 से 1 मान सकते हैं या 1 से भी छोटा है लेकिन पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव ही रहेगा, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, 1 से बहुत बड़ा रहेगा। नाउ प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है क्या होंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित
होते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें बाएं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, बिस्मिथ, H2O, NaCl, सिलिकॉन। हाँ, तुम ऐसे याद रख सकते हो कि एक बार क्या हुआ, इस कहानी के माध्यम से इसको याद रख सकते हो कि जो क्यूट बाइस है वो मेरे घर पे आई और घर पे आके मेरे से पानी मांगा। अब मैंने पानी तो पिलाया लेकिन उसमें नमक डाल दिया। अब नमक का जैसे ही पानी पिया, नमक ज़्यादा था, तो वो बाइसा क्या हुई, सीसी की, थोड़ी सी सीसी करने लग गई। अब सीसी करने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आज के बाद अब आपसे कभी भी पानी नहीं पीऊंगी। तो ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले क्यूट बाइसा आई, पानी मांगा तो H2O, ये क्यूट, ये बाइसा कॉपर और बिस्मिथ। क्यूट बाइसा, ये पानी मांगा और पानी में मैंने मिलाया नमक और नमक मिला के दे दिया, तो सीसी किया 2 बार, एक बार सिलिकॉन, दूसरी बार में सीसा, एंड उसके बाद मना कर दिया, यानी नाइट्रोजन, नहीं आप कभी भी पानी नहीं पिएंगे आपका। एंड ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, STP के ऊपर। ये मैंने इसलिए याद कराई तुम्हें क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम्पल दे दिया ये सारे, और अब इसमें से बताओ कि लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कौन कौन से पदार्थ हैं। तो अगर तुम्हें ये वाला और ये वाला कंप्लीट याद होंगे तो तुम्हें छांटने में आसानी होगी कि ये जो बच गए वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। इनके 1-2 याद कर लो, बाकी ये दोनों कंप्लीट याद करने हैं एग्जाम पर, क्योंकि बोर्ड में सीधा सीधा सवाल पूछा गया है और पूछा जाता है। नाउ प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है इनमें देखो पॉजिटिव होती है काई की वैल्यू दोनों के अंदर, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, एक से बहुत बड़ी होती है, इससे थोड़ी सी बड़ी होती है 0 से। अब इसमें देखो, इसमें होती है नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव होती है 0 से -1 तक, इनके दोनों के बीच के अंदर नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू। इनको बोलते हैं अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास हैंग करने लग गई, इतना तो कंटेंट ही नहीं था। यस, आगे लो चुंबकीय पदार्थ के लिए कुछ स्पेशल की पॉइंट्स हैं, उनको तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कभी कभार एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले स्थायी चुंबक बनाने हेतु उन लो चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिनकी चुंबकशीलता उच्च हो। सबसे पहले जिनकी चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ठीक, हाँ, इनके अंदर एक ये आते हैं पदार्थ एल्निको और लोडस्टोन। इनसे क्या बनाई जाती है, स्थायी चुंबक बनाई जाती है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको और लोडस्टोन का यूज लेते हैं अपन, और इनकी चुंबकशीलता क्या होती है, उच्च होती है। ठीक, हाँ, एल्निको के बारे में पूछ लिया जाता है कि एल्निको, इसका नाम ही ऐसा पड़ा एल्निको, एल मतलब एल्यूमिनियम, नी मतलब निकिल, को मतलब कोबाल्ट, और इसके साथ एक लो चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरस, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ऐड करना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, और इनका कॉम्बिनेशन इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, 1000 से अधिक होती है, ग्रेटर देन 1000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। जब एल्निको को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके डोमेन में एक ही दिशा, इसका जो डोमेन है वो एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं तथा क्षेत्र हटाने पर वैसे ही रहते हैं, जिससे एल्निको स्थायी चुंबक बन जाता है। स्थायी चुंबक कब बनेगा कोई भी वस्तु कि इसके जो डोमेन है, ये डोमेन क्या दिखाते हैं, इनका चुंबकीय आघूर्ण दिखाते हैं। देखो एक ही तरफ है, लगभग इसी डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, कोई भी अपोजिट में नहीं है। अपोजिट में होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। अब जैसे ही अपन इसको बाएं चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये एक ही दिशा में पूरे के पूरे संरेखित हो जाएंगे एक साथ, और प्रबल चुंबकीय जो चुंबकत्व है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे। इसलिए ये क्या बन जाता है, एक स्थायी चुंबक बन जाता है। तो ये दोनों देखना है तुम्हें। अब एक बात आती है नर्म लोहे की। जो नर्म लोहा होता है इसका जो चुंबकन अपन करते हैं यानी बाएं क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तब इसकी एक स्पेशल खास बात यह है कि बाएं चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही हटाते हैं तब इसका जो चुंबकत्व है, जो चुंबकीय का गुण है इसके अंदर, वो खत्म हो जाता है। ठीक, इसलिए ये एक नरम लोहा है, ये स्पेशल कैटेगरी इसकी, ये यूज भी बहुत आता है, इसको ध्यान में रखना है। अब अनुचुंबकीय जो पदार्थ है, सॉरी लो चुंबकीय पदार्थ पढ़ रहे हैं, ये लो चुंबकीय पदार्थ है। तो लो चुंबकीय पदार्थ में एक गुण और होता है कि जैसे ही अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं लो चुंबकीय पदार्थों का,
यानी कि मान लो कि तुम्हारे पास चुंबक है, तो चुंबक को अगर तुम गर्म करोगे तो वो अपना चुंबकीय गुण खोने लगती है। इसका कारण ये कि इसके अंदर जो डोमेन संरचना है वो विघटित हो जाती है, यानी टूटने लगती है, वापस बिखरने लगती है, और चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। डोमेन संरचनाएं कौन सी, जैसे ये वाली, जैसे ये है, जैसे टेम्परेचर दूंगा ये बिखर जाएगा चारों तरफ, ऐसा हो जाएगा, और इसका चुंबकीय गुण वापस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, आगे है प्रतिचुंबकीय पदार्थ हेतु। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपन ने देखा कि जैसे ही बाएं विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो प्रतिकर्षित होंगे, उनको अपन बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं अतिचालक, यानी कि सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध शून्य होता है, और ये ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत अत्यधिक चालकता प्रदर्शित करते हैं और अत्यधिक प्रतिचुंबकीय या प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रतिचुंबकीय पदार्थ यही है, अतिचालक। ऐसे पदार्थ जिन्हें अधिक निम्न ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो यह पूर्ण चालकता एवं पूर्ण प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन अतिचालक पदार्थ। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और इसी घटना को अपन बोलते हैं माइसनर प्रभाव, क्योंकि माइसनर नाम का साइंटिस्ट था और इन्होंने इनके बारे में बताया, तो इस प्रभाव को इसी इनके नाम पर रख दिया कि ये एक माइसनर प्रभाव है। नेक्स्ट, इसका जो उपयोग है, यूज, वो कहाँ करते हैं? वो चुंबकीकृत अति तीव्र रेलगाड़ियों को चलाने के अंदर इसका उपयोग करते हैं, यानी मैग्नेट लगा देते हैं नीचे, और ऊपर जो रेलगाड़ी होती है अपनी, उसके जो टायर वगैरह है या फिर नीचे वाला जो सरफेस है वो इस अतिचालक का बनाते हैं। अब मैग्नेट के ऊपर जैसे ये आएगा तो मैग्नेट इसको प्रतिकर्षित करेगी, तो मैग्नेट यहाँ पर है और ये रेलगाड़ी यहाँ पर है, तो ऊपर ही चलेगी सीधी, तो घर्षण से बचा जा सकता है और अति तीव्र गति से अपन इसको चला सकते हैं, क्योंकि घर्षण तो यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे जो गति के अंदर अवरोध उत्पन्न होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और स्पीड अच्छी खासी अपन को मिल जाएगी। नाउ जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनमें एक डायग्राम याद रखना है कि जैसे ही बाएं चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये बाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि ये खुद इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसलिए ये प्रतिकर्षित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से चली जाएगी, यानी एक ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके अंदर से गई, बाकी चारों तरफ साइड से चली गई। लेकिन अगर यही जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर अगर अपन अतिचालक रख देते तो ये जो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर से गुजरी है वो भी नहीं जाती, अंदर से सारी की सारी ऐसे बाहर से कर्व्ड होके चली जाती है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये अनुचुंबकीय पदार्थ, अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो उसके अंदर से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती है, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्षेत्र की दिशा के अंदर अपना चुंबकत्व रखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं, इसलिए अंदर की तरफ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर जाती है। नेक्स्ट कोई स्लाइड है नहीं, सो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। यहाँ पर अपना वन शॉट लेक्चर खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।